दोस्तों ये रहा OnePlus 13R का बॉक्स और ये रहा फोन। भाई इस फोन की अगर बात करें 42,000 के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, वो भी एमोलेड और एलटीपीओ डिस्प्ले जो कि बैटरी बहुत कम खाता है, और साथ ही इतने बड़े बॉक्स के अंदर एक 6000 mAh की बैटरी लगी हुई है, जिसकी वजह से आपको ये 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा अगर आप वीडियोस भी चलाते हो। इनका क्लेम है कि 1.5 दिन तक नेटफ्लिक्स आप चला लोगे लगातार। तो चलिए ये सारी चीजें टेस्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं इस पूरे फोन को, आपको बताता हूँ क्या कुछ चीजें इसमें खास मिलेगी और सच में जितना क्लेम्ड है उतना मिल रहा है। वैसे इस फोन का प्राइस 42,000 है और थोड़े बहुत डिस्काउंट लगाकर आप सस्ते में खरीद सकते हैं Amazon से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, फटाफट जाके चेक कर लेना। लेकिन उससे पहले वीडियो देखिए। सबसे पहले बॉक्स की बात कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर क्या है मुझे भी नहीं पता, देखिए। बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको एक और बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर आता है ये कवर। वैसे कवर हमें बाकी सब फोन के साथ भी मिलते हैं, लेकिन इसमें काफी अच्छी क्वालिटी का कवर आपको मिल जाता है, देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बट फिर आप बोलते हो कि हमने इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ग्लास और मेटल फ्रेम लगाया है, फिर भी कवर की जरूरत है। कागज में लिपटा हुआ फोन, 80 वॉट का सुपर वूक चार्जिंग अडाप्टर और लाल वाली केबल, और साथ में आपको मिलता है स्माइली फेस वाला सिम इजेक्टिंग टूल। अब ये टूल सिम ट्रे को तो बाहर निकाल देता है, लेकिन सिम ट्रे देख करके आपको थोड़ी सी निराशा ही होगी, क्योंकि वो हाइब्रिड भी नहीं है, सिर्फ 2 सिम लगा सकते हो, स्टोरेज नहीं बढ़ा सकते। और बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगी थोड़ी बहुत बुक जिसको आप पढ़ सकते हैं और यूपीएससी के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम फोन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं फोन की तरफ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सामने की तरफ आपको एक डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें बेजल्स मुझे बहुत कम लगते हैं, मतलब मुझे कि आपको भी कम ही लगेंगे। ऊपर एक पंच होल कैमरा है, बाजू से देखोगे तो आपको पूरा मेटल फ्रेम दिखाई देगा जो कि सच में बहुत तगड़ा है और बहुत ही ज्यादा फ्लैट है। ऐसे करके फोन को रख भी सकते हो टेबल पर, तकलीफ नहीं जाएगी। अब फोन के लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको अलर्ट स्लाइडर मिल जाएगा, जो कि अगेन थोड़ी सी बेटर चीज ही है, क्योंकि ये वाइब्रेशन मोड और रिंग मोड अलग अलग पे चला जाता है। नीचे की तरफ देखोगे तो सिम ट्रे मिल जाएगा, सिम ट्रे नीचे की तरफ लगा दिया, उसके जस्ट बाजू में माइक है, तो थोड़ा सोच समझ करके पिन डालना। उसके बाद आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद आपको मिल जाएगा एक माइक का एक और होल, और उसके बाजू में आपको मिल जाएंगे स्पीकर। राइट साइड में आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम रॉकर्स, जो कि पूरी एक ही बटन है, ऊपर नीचे दबाना पड़ेगा, और नीचे की तरफ आपको एक मिल जाता है ऑन ऑफ का स्विच। अब ऊपर की चीज जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वहां पर दोस्तों आपको मिल जाते हैं IR ब्लास्टर, जिससे आप अपने घर की AC टीवी चला सकते हो। ऊपर की तरफ और 2 होल मिलेंगे जिसमें आप नॉइस कैंसिलेशन माइक देख पाओगे। पीछे की तरफ आपको कैमरा मॉड्यूल दिखाई देगा। बैक मुझे आप देख करके बताइए आपको कैसी लग रही है, क्योंकि मुझे तो 42,000 के फोन के हिसाब से मुझे प्रीमियम तो लगा, लेकिन ये बैक और अच्छी डिजाइन हो सकती थी। वैसे काफी अच्छा सा फिनिश इसके ऊपर आपको मिल जाता है, लेकिन जब आप लाइट में देखते हो तो आपको पता चलता है कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसे स्वर्ल्स दिए गए हैं जो देखने में अच्छे लग सकते हैं, नहीं भी लग सकते हैं। मेरे पास एक क्रीम कलर का फोन है तो ये बेटर तो मुझे लग रहा है। आगे बढ़ते हैं डिस्प्ले की तरफ। डिस्प्ले की बात करते हैं। भाई मुझे काफी ज्यादा इसका डिस्प्ले पसंद आया। पहले इसकी टेक्निकलिटीज की बात करते हैं, फिर आपको एक्चुअल चीज बताता हूँ। तो भाई एक बढ़िया सा फ्लैट डिस्प्ले मिल जाता है, 12R की तरह कर्ड नहीं है, जो कि एक अच्छा अपग्रेड मुझे भी लगा। हालांकि मैंने कभी भी बहुत ज्यादा समय के लिए कर्ड नहीं चलाया है, तो लेकिन गेमिंग वगैरह में मुझे पता है कि भाई थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं, तो कर्ड से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करते हैं। एक समय था जब कर्ड बहुत ज्यादा फ्लैगशिप फोन्स में आते थे। अभी तो ये 6.78 इंचेस का 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले, 10 बीट कलर्स के साथ, और अगर आप ध्यान से देखो तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसके अंदर मिल जाता है, और ये एलटीपीओ डिस्प्ले है, मतलब कि हर समय 120 हर्ट्ज पे नहीं चलने वाला है। साथ में इसकी जो ब्राइटनेस है, अगर आप एचबीएम की बात करोगे तो 1600 निट्स तक की है, लेकिन अगर आप इसके पीवीएम की बात करोगे तो इन्होंने कहा है कि 45 निट्स तक चली जाती है। अब भाई आप सिर्फ ब्राइटनेस दे दिए हो, अगर आप थोड़ा सा एंटी ग्लेयर फिल्म भी डाल देते ना तो ज्यादा मजा आती, क्योंकि मैं जब आउटडोर्स पे हूँ तभी मुझे सबसे ज्यादा ब्राइटनेस की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे समय पर सनलाइट इधर से पड़ रहा है तो रिफ्लेक्शंस काफी गंदे लगते हैं। तो सनलाइट रीडेबिलिटी में कह सकता हूँ ठीक ठाक सी है, चल जाता है। लेकिन अगर मैं कुछ मूवी देखना चाहूँ, भाई मैं बाहर बैठ के देखना चाहता हूँ, या फिर मैं थोड़ा बहुत पढ़ना चाहता हूँ, बुक्स पढ़ना चाहता हूँ, ऐसे समय पर थोड़ी सी तकलीफें दे देता है। अब एक और तकलीफ मुझे इसके साथ ये है कि भाई इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन दिया है। अब बोलोगे भाई इतना अच्छा तो प्रोटेक्शन है, विक्टस मिल सकता था, तो ये मेरे लिए एक डाउनग्रेड है। इस प्राइस पॉइंट पे मैं जाऊंगा अगर फोन लेने के लिए तो विक्टस मुझे मिल जाएगा, जो कि और भी ज्यादा सेफ है। हालांकि इस पे भी जल्दी स्क्रैचेस वगैरह नहीं आने वाले हैं, और स्क्रीन गार्ड में इस्तेमाल कर नहीं वाला। अब डिस्प्ले के अंदर चले, अगर आप कलर्स की बात करोगे तो 10 बिट कलर्स के साथ आता है, तो भाई ओवरऑल आउटपुट जो है आपको काफी अच्छा मिलेगा। सैचुरेटेड कलर्स मिलेंगे, आप अच्छा खासा विविड कंटेंट बढ़िया से देख सकते हो। यूट्यूब चलाओ या नेटफ्लिक्स चलाओ या हॉटस्टार चलाओ, जो भी चलाना चाहते हो, मूवीज वगैरह में आपको तकलीफ नहीं होने वाली है। और साथ ही जो साउंड है वो भी काफी बढ़िया सा इसका मिल जाता है आपको, तो ओवरऑल एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस मिलेगा। अब यहाँ पर कंपैरिजन में जाओगे तो सैमसंग थोड़ा सा बेटर कर देता है। अब बात करें विक्टस नहीं है, तो ये जो अपना कॉर्निंग गोरिल्ला 7i है वो कितना हार्ड है, तो भाई एसजीएस ने स्क्रीन रिलायबिलिटी के लिए 5 स्टार दिया हुआ है, जो कि एक अच्छी चीज है। तो भाई आपके फोन को कुछ नहीं होने वाला है, स्क्रीन गार्ड भी इस्तेमाल कर ही लेना। अब बात करें अगर भाई कंटेंट देखना है तो कैसा मिलेगा, अब इन्होंने बोला डॉल्बी विजन आपको मिलने वाला है, एचडीआर विविड आपको मिल जाएगा, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको बढ़िया मिलेगा। अब मैंने जब इस पे यूट्यूब चलाकर देखा है, नेटफ्लिक्स चलाकर देखा, जो भी एप्लीकेशन में देख रहा हूँ, जो भी कंटेंट में कंज्यूम करना चाहता हूँ, कलर्स मुझे कहीं भी बेकार नहीं लगे, ना ही मुझे ब्राइटनेस की कमी लगी। इंडोर अगर मैं देख रहा हूँ तकलीफ वहां पर नहीं होती है। ये फोन काफी अच्छे से मुझे सब कुछ दिखा देता है।
कंपैरेटिवली अगर आप दूसरे फोन देखोगे सेम बजट के, जैसे सैमसंग देख लो या फिर आईक्यून देख लोगे न्यू 9, तो आपको वहां पर थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। हालांकि स्क्रीन साइज की बात करो तो फिर आपको ये थोड़ा सा आगे दिखाई देगा, बट जब आप कंपेयर नहीं कर रहे हो, जब आप खुद कुछ कंटेंट देखना चाहते हो, तो आपको वहां पर बिल्कुल भी ये तकलीफ नहीं देगा। आपको बहुत बढ़िया सा एक एक्सपीरियंस मिलने वाला है। साउंड क्वालिटी आपको बढ़िया सी लगेगी, थोड़ा सा बेस आपको कम लग सकता है कभी कभी, लेकिन ओवरऑल साउंड क्वालिटी आपको बढ़िया सी लगने वाली है। स्पीकर्स काफी अच्छे परफॉर्म करते हैं, स्टीरियो स्पीकर है, तो आप यहाँ पर भी आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है अगर आप लाउड स्पीकर पर सुनना चाहते हो तो। मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग हेडफोन सुनते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोसेसर की, क्योंकि गेमिंग वगैरह में वही काम आने वाला है। तो भाई स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 प्रोसेसर मिल जाता है, साथ में आपको मिनिमम 12 GB रैम लेनी पड़ेगी, क्योंकि रैम जो है 12 और 16 दो ही ऑप्शन है। UFS 4.0 वाला स्टोरेज मिलता है। ओवरऑल जो काम है वो काफी ज्यादा तेजी से हो जाएगी, ट्रांसफर स्पीड ज्यादा है। क्या होता है, UFS 3.0 से डबल स्पीड यहाँ पर मिल रही है, तो आपको मल्टीमीडिया चलाना है, मल्टीपल एप्लीकेशन खोलनी है, 2-3 गेम खुले रख के चलाना है, तकलीफ नहीं जाएगी, और पावर एफिशिएंट भी है, तो बैटरी भी कम कंज्यूम होगी। साथ में अगर आप हायर वेरिएंट लेते हो 16 GB रैम के साथ, तो वो 512 GB स्टोरेज में भी मिल जाता है, तो वहां पर भी आपको काफी बढ़िया सा काम मिल जाएगा। और अगर रैम की बात करोगे तो LPDDR5X रैम इसके अंदर मिल जाती है, तो आप समझ सकते हो कि भाई प्रोसेसिंग यहाँ पर भी फास्ट है। तो अभी फिलहाल बात करते हैं अंतुतु स्कोर की, तो आप इसका अंतुतु स्कोर 17.8 लाख के आसपास देखोगे, जो मैंने चेक किया काफी बढ़िया सा था। गीकबेंच स्कोर भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अगर इसमें एक परफॉर्मेंस मोड होता है वो आप चालू कर दो, जिसमें गेमिंग वगैरह और ज्यादा अच्छे से स्मूथली चला सकोगे, तो लगभग 22 लाख तक चला जाता है, जो कि शायद इस वाले प्रोसेसर के साथ मैक्सिमम। अब जब गेमिंग की बात करते हो तो यहाँ पर PUBG खेलोगे, इसके साथ मैंने 60 हर्ट्ज 60 FPS ही देखा। हाई पे तब जाएगा जब आप कुछ और चीजें अप्लाई करोगे। नॉर्मली 60 FPS आपको यहाँ पर मिल जाता है। गेमिंग में कोई तकलीफ नहीं है, आप बहुत अच्छे से गेमिंग कर सकते हो, आपको हर एक चीज मिलेगी। हैप्टिक्स वगैरह काफी बढ़िया से मिल जाते हैं, आपको साउंड बहुत अच्छा मिल जाता है, आप लैग नहीं फील करोगे। दोस्तों 6000 mAh की बैटरी है, इसलिए नहीं डाली थी कि ज्यादा बैकअप चाहिए, बल्कि इसलिए डाली थी क्योंकि तेजी से उतर रही थी। अगर आप 30 मिनट से 40 मिनट भी इसमें गेमिंग करते हो तो बैटरी को आप बहुत ही तेजी से डिग्रेड होता पाओगे। लगभग 10 से 15% की बैटरी, 15% से 16% की बैटरी उतर जाती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज आती है कि भाई चार्जिंग करते हुए गेम खेल सकते हो, पर हीटिंग का इशू हो सकता है। फिलहाल आधे घंटे की गेमिंग में बहुत ज्यादा हीटिंग इशू मुझे नहीं दिखाई दिया। आधा घंटे करो या 1 घंटे कर लो, हीटिंग प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अगर आप एक एसी रूम में हो, अगर आप घर में नॉर्मल टेम्परेचर में बैठे हो, तो ज्यादा हीटिंग का इशू नहीं है। और अगर हीटिंग इशू होते भी हैं और अगर बैटरी इतने तेजी से डिग्रेड हो रही है, शायद सॉफ्टवेयर अपडेट में वो आगे चल के ठीक हो सकता है। तो आप इस पे कौन से गेम खेलने वाले हो मुझे कमेंट में बताना। हम बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। तो सबसे पहले बता दूं भाई, इसके अंदर ऑक्सीजन OS 15 मिल जाता है, एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड। तो भाई सबसे ज्यादा लेटेस्ट चीजें मिल जाती है। अब सॉफ्टवेयर में अपडेट्स की बात करूं तो 4 साल का आपको OS अपडेट मिल जाएगा और 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाली है। तो OnePlus ने यहाँ पर थोड़ा सा काम बचा लिया, मतलब अगले 5-6 साल आप सोच सकते हो कि ये फोन मेरे को नहीं बेचना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले UI की बात करेंगे। मुझे काफी तगड़ा UI लगता है। हालांकि मैंने Redmi बहुत समय से चलाया है, फिर मैं Samsung पर शिफ्ट हो गया, फिर मैं iPhone पर चला गया, बट मुझे कभी पसंद नहीं आए थे। लेकिन तभी से जब से ऑक्सीजन OS है, तब से मैं जानता हूँ कि भाई ये भी थोड़ा सा प्रीमियम वाला लुक दे देता है, जो कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल लगा। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करोगे तो UI में कोई लैग नहीं है, हर एक चीज प्रॉपर्ली चलती है और मल्टीपल एप्लीकेशन अगर खोलने जाओगे बहुत ज्यादा फास्ट है। इवन इफ यू किल एन ऐप, आप उसको वापस खोलोगे बहुत इजीली, वो फटाक से खुल जाती है। तो वो एक चीज मुझे अच्छी लगी। एनिमेशंस भी काफी ज्यादा तगड़े इस UI के, तो आपको हमेशा एक प्रीमियम फोन चलाने का जो एहसास है वो जरूर होता रहेगा, वहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब सॉफ्टवेयर के साथ एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर मिल जाती है, जो कि अगर मैं आपको दूसरे फोन की तरफ भेजूं कि भाई iQOO Neo ले लेना या फिर Samsung 23 ले लेना, वो उनमें नहीं मिल पाएगा। ये है OnePlus का AI। अब OnePlus AI में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है WhatsApp AI रिप्लाई। भाई वो आपके बिल्कुल टॉगल यहाँ पर बाजू में ही रहेगा। आपको कोई भी मैसेज आया तो आप फटाक से AI से पूछ सकते हो, चाहे आप हिंदी में बात कर रहे थे, इंग्लिश में बात कर रहे थे या इंग्लिश में बात कर रहे थे, OnePlus AI WhatsApp पे बढ़िया सा रिप्लाई आपके लिए तैयार रखेगा। वो काफी अच्छी चीज है। साथ ही साथ सर्कल टू सर्च का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, तो किसी भी फोटो में किसी भी प्रोडक्ट पे सर्कल कर लो, सर्च हो जाएगा। अभी ये इनिशियल स्टेज पर है, कहना है आगे समय में आपको कॉल ट्रांसलेट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। AI कॉल ट्रांसलेट भी आपको मिलने वाला है। बाकी फोटो वगैरह की बात करें तो वही AI से चीजें निकालना, घुमा देना, लोगों को फोटो से बाहर फेंक देना, ये सारी चीजें भी आपको इसमें मिल जाती है। अब इतने महंगे फोन में आपको AI चाहिए या नहीं, मुझे बता देना, मुझे तो चाहिए। वैसे अगर फोटोज की बात हुई तो हम चलते हैं कैमरा की तरफ और देखते हैं कि भाई कैमरा कैसा है। तो भाई सबसे पहले इसका मेन सेंसर की बात करूंगा, जो कि सोनी की तरफ से आता है LYT700 50 MP का सेंसर है। ये OIS के साथ आपको मिलता है। ये सेंसर दिखने में काफी तगड़ा है, मतलब बताया गया काफी बढ़िया है। साथ में एक टेलीफोटो लेंस मिलता है जो कि 50 MP का है, जो कि आइसोसेल का JN5 है। इसमें 2x और 4x तक के ऑप्टिकल जूम मिल जाते हैं। अब जब आप फोटो निकालने के लिए जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो इसका मेन सेंसर है उससे थोड़े से बेटर कलर्स आपको टेलीफोटो में देखने मिलेंगे। टेलीफोटो थोड़ा ज्यादा बेटर परफॉर्मिंग लगेगा, पर आपके ऊपर है। अगर आप प्रो मोड पर शूट करोगे तो आप बहुत ज्यादा चीजें लाइट्स के साथ खेल के कर सकते हो और बढ़िया सी फोटो ले सकते हो। मैं कैपेसिटी की बात करूंगा, मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूंगा
बताऊंगा कि भाई ये अपने ओरिजिनल जो भी सेटिंग्स इसको मिली डिफॉल्ट सेटिंग के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। अगर आप प्रो मोड से खेलना चाहोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा सेंसर है, बहुत ज्यादा चीजें आप कर सकते हो उसके साथ। कुछ फोटो में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप जज कीजिए कि किस हद तक ये बेटर है। नॉर्मली लेने की कोशिश करिए और कुछ प्रो मोड के साथ भी मैंने खींची है ताकि आपको पता चले कि भाई कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है ये। अब शुरू कर रहा हूँ दोस्तों 4K 30 FPS, क्योंकि ज्यादातर अब आप 4K 30 FPS ही शूट करना चाहेंगे। 60 FPS बहुत ज्यादा स्टोरेज लेता है। 30 FPS में थोड़ा सा जर्की आपको लगना चाहिए था, जो कि नहीं लग रहा है। मैं पैदल चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आप बहुत स्मूथ चलना चाहें तो बहुत वो भी कर पाएंगे, और जब आप फ्रेम्स इस तरीके से घुमाएंगे तो आपको वो जर्क समझ में आएगा। सो ओवरऑल आउटपुट मुझे ठीक ठाक सा ही लग रहा है। पोर्ट्रेट मोड की बात करूंगा तो डेप्थ ऑफ फील्ड काफी ज्यादा बढ़िया है, एज डिटेक्शन काफी ज्यादा अच्छा है, और जो कि मुझे लगा ही था क्योंकि इसमें काफी बढ़िया प्रोसेसर है। आपका अंतुतु स्कोर इतना ज्यादा है कि आप बहुत अच्छे से प्रोसेस कर पाओगे चीजों को, और क्योंकि ये कोई कैमरा तो है नहीं, तो डेप्थ इफेक्ट के लिए इसको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बाद में प्रोसेसिंग में, क्योंकि बहुत अच्छे से कर लेता है और बहुत ज्यादा फास्ट कर लेता है। साथ में एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिलता है 8 मेगापिक्सल का, जो कि ठीक ठाक सा काम करता है। 112 डिग्री तक का वो कैप्चर कर सकता है। अब जूम की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई इतने प्राइस बजट में हमें ऐसे फोन मिलते हैं जो 30x तक जूम दे देते हैं, तो इसमें आपको 20x तक जूम मिल जाएगा। और जूम करने के बाद फोन कितना भी आप हिलाएंगे तो भी स्टेडी रख लेता है, क्योंकि OIS है, और क्वालिटी भी ठीक ठाक से मिल जाएगी। लेकिन 20x में जितना अच्छा सैमसंग प्रोवाइड कर सकता है उतना अच्छा आपको क्वालिटी नहीं मिलती है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तकलीफ आपको लगेगी। अब फ्रंट कैमरा की बात करोगे तो एक ग्लिच यहाँ पर है। फोटोज वगैरह बहुत अच्छी है, पोर्ट्रेट मोड बहुत अच्छे से कर लेगा, लेकिन जब वीडियो निकालने की बारी आएगी तो भाई ये 4K शूट नहीं कर सकता फ्रंट कैमरा के साथ। 42,000 रुपीज दिए मैंने फ्रंट कैमरे पे, रील बनाना था मुझे इंस्टाग्राम के लिए, 1080p पे करना पड़ेगा, या फिर कुछ इस तरीके से फोन रख करके काम चलाना पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी चीज है जो मुझे नहीं पसंद आई, ये थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। आपको क्या लगता है? तो इस फोन के कैमरा से आपके एक्सपेक्टेशन क्या थे, आप आगे मुझे बताना। अब हम चलते हैं बैटरी की तरफ, क्योंकि बैटरी 6000 mAh की है, सुपर बुक चार्जर के साथ आती है। लेकिन यहाँ पर एक कैच, क्या कैच है भाई? 12 आवर के बाद इन्होंने 5500 mAh की बैटरी को 6000 mAh तो बना दिया, लेकिन यहाँ पर क्या किया इन्होंने? सिंगल सेल डाला। सिंगल सेल की वजह से चार्ज स्लो होती है। 0 to 50% होते होते लगभग इसको 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, और अगर आप टोटल फुल चार्ज करना चाहते हैं 1 घंटा लग जाता है। तो जो आगे का पीरियड है वो कुछ ज्यादा लंबा खिंच जाता है, हीटिंग वगैरह भी तो होती है ना। और ये एक सिलिकॉन कार्बन बैटरी नहीं है, जिसकी वजह से भी इसकी चार्जिंग आपको स्लो लगेगी। डिग्रेड गेमिंग में बहुत तेजी से होती है, लेकिन वीडियो प्लेबैक वगैरह में बहुत कम होती है। जैसे नेटफ्लिक्स 24 घंटे चल जाता है। लेकिन आप ये मुझे बताओ कि आपके फोन की बैटरी कितनी बार डेड हुई और आपको कितनी प्रॉब्लम हुई है उससे। हम बढ़ते हैं आगे। तो भाई कनेक्टिविटी में पहले आपको बता चुका हूँ, सिम ट्रे के अंदर दोनों सिम लग जाती है, कोई तकलीफ वहां पर नहीं होने रही, कार्ड वार्ड नहीं लगता है। दोनों सिम 5G पर चल जाएगी। वाईफाई 7 वाईफाई 6 का सपोर्ट आपको मिल जाता है मैक्सिमम। साथ में ब्लूटूथ आप देखोगे तो 5.4 का सपोर्ट आपको मिल जाता है इसमें। NFC इनेबल्ड डिवाइस है, और GPS भी आपको L1+L5 मिल जाएगा। तो कनेक्टिविटी में मुझे ऐसा कोई इशू नहीं दिखाई देता है यहाँ पर, काफी बढ़िया से। बहुत सारे एंटीना बैंड्स है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे। तो नेटवर्क में कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली, इवन आप कवर लगा लो। लेकिन एक छोटा सा कैच यहाँ पर भी आता है बैटरी के मामले में, कि दोस्तों ये जो USB है वो 2.0 है, ये 3.0 हो सकता था, थोड़ा सा फास्ट हो जाता। तो अगर आप अदर एक्सटर्नल डिवाइस से फाइल ट्रांसफर कर रहे हो, थोड़ी सी तकलीफ आपको झेलनी पड़ सकती है। और हाँ, अगर आपको लगता है आपका डिवाइस जो है वो डिफेक्टेड निकल सकता है, तो एक चीज बता दूं, 6 महीने की वारंटी, रिप्लेसमेंट वारंटी OnePlus दे रहा है। जब आप फोन सेटअप करोगे तो OnePlus की आईडी से लॉगिन कर लेना और जाकर के वहां पर रजिस्टर कर लेना। अगले 6 महीनों के लिए रिप्लेसमेंट वाली वारंटी रहेगी। खैर, ये तो थे सारे स्पेक्स, और मैंने कोशिश करी कि भाई जो चीजें मैं चेक कर सकूं वो चेक करके आपको बता दिया है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो क्या चूज करना चाहिए, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना जाकर के, क्या ये खरीदना चाहिए, किसको ये खरीदना चाहिए। अब अगर आप गेमिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो भाई गेमिंग इसमें बहुत अच्छी है, लेकिन इससे थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है iQOO Neo 9 Pro, जो कि आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसकी भी लिंक नीचे दे देता हूँ। बेटर फोन है, पर और अगर आप कैमरे के लिए डेडिकेटेड कैमरा चाहिए आपको बहुत अच्छा, तो मैं बोलूंगा भाई iPhone 13 की तरफ या 14 की तरफ चले जाना। पर अगर आपको iOS नहीं चाहिए, एंड्रॉइड ही चाहिए, तो सैमसंग इज वे बेटर देन दिस फोन। इसको क्यों लेना है? क्योंकि अगर आपको ओवरऑल चाहिए, अगर आप S23 लेने जाओगे जो कि इसके प्राइस बजट में आएगा, तो उसमें AI फीचर नहीं मिलेंगे जो कि इसके अंदर मिल जाएंगे। मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए बहुत स्मूथ ऑपरेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। पीक ब्राइटनेस थोड़ी सी बेटर मिल जाती है, लेकिन पेपर पे जब आप कंपेयर करोगे S23 के साथ, तो आपको पता चलेगा कि भाई वो थोड़ा सा ज्यादा रीडेबल। और एंटी ग्लेयर फिल्म से तो मुझे तकलीफ हो ही गई, अगर होती तो ज्यादा बेटर होता। और अगर लंबे समय तक अपडेट चाहिए तो भी ये फोन बेटर है, क्योंकि iQOO Neo भी काफी पुराना है। अब Neo 10 आएगा तो शायद उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा, बट ज्यादा समय तक अपडेट्स इसके मिलते रहेंगे। बाकी सारे फोन जो इसको कंपीट कर पाएंगे वो थोड़े से आउटडेटेड हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये पुराने फोन से कंपीट कर रहा है, ये अपने प्राइस में एक नया और बढ़िया सा फोन जरूर है। और मैंने कहा अगर आप प्रो फोटोग्राफी वगैरह करना चाहते हो तो फिर ये फोन आपके लिए जरूर है। अब भाई जितने भी लोग OnePlus यूज किए उन सभी को पता है कि बढ़िया सी ग्रीन लाइन आती है सुंदर सी यहाँ पर, जिसके बाद आपके लिए इसको यूज करना थोड़ा सा दूभर होता है। मेरे हिसाब से OnePlus ने बनाया था कि भाई आप बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम ले रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट करो हमेशा के लिए। पर इस वाले फोन के साथ उन्होंने ये चीज ठीक करी और उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम वारंटी, अगर कभी भी कोई तकलीफ होती है तो आप वारंटी क्लेम कर सकते हो। हालांकि उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि हमने इसको वापस ठीक कर दिया, इंडियन कंडीशन के हिसाब से बना दिया है, कि अभी वो प्रॉब्लम आएगा ही।
अब जितने भी लोगों को ग्रीन स्क्रीन का प्रॉब्लम आया था वो कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था और आपको रिप्लेसमेंट मिला है। तो आई होप मैंने सारी कुछ चीजें कवर कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।